हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्रा लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जेपी इंफ्रा लिमिटेड। एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन और बार बार पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, जेपी इंफ्रा लिमिटेड क्या डिलिस्ट हो जाएगी एक्वाइजेशन के बाद? तो इसके ऊपर जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जेपी इंफ्रा लिमिटेड के करंट स्टेटस को शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, आज 16 जून 2021 है। अभी का मैं स्टेटस आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगा। मैं एक दिन पहले का आपसे स्टेटस जो है बताना चाहूँगा। देखिए, 15 जून 2021 को अगर आपने नोटिस किया होगा तो 3.60 की ओपन प्राइस के बाद 3.60 से ना तो लो बनाया ना हाई बनाया। ना हाई इसलिए बनाया क्योंकि अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ था और 1.06 मिलियन टोटल शेयर्स ट्रेड हुए, यानी 10,68,001 टोटल, जिसमें से 100% डिलीवरी यानी पूरे के पूरे शेयर्स बाई कर लिए गए। 54,65,021 शेयर्स ट्रेड हुए बीएससी के ऊपर, जिसमें से 100% की डिलीवरी मतलब कि पूरे के पूरे शेयर्स लोगों ने बाई कर लिया। 556.96 करोड़ इसकी मार्केट कैप है और बीएससी के ऊपर देखें तो उथल पुथल यहाँ पे बनी रही, लेकिन इसके बावजूद भी ये लगातार अपर सर्किट के ऊपर बंद हो रहा है। लास्ट के कई ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखेंगे तो बीएससी के ऊपर उथल पुथल बहुत ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि यहाँ प्राइस एनएससी के कंपैरेटिवली काफ़ी ऊपर होता है, जिसके चलते कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और कुछ लोग बाइंग करते हैं और ओवरऑल नेट बाइंग हो जाती है, जिसके चलते ये अपर सर्किट के ऊपर लॉक हो जाता है। लास्ट के एक महीने की ट्रेडिंग सिचुएशन देखेंगे तो लगातार आपको 30 डिग्री के एंगल से बनती हुई एक लाइन दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। तो गाइज़, आपका सवाल है, आपका क्वेश्चन है कि क्या जेपी इंफ्रा लिमिटेड डिलिस्ट हो जाएगी। इस सवाल का हम लोग जवाब ढूंढेंगे, तलाशने की कोशिश करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं कि लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में एफआईआईज़ और डीआईआईज़ की क्या एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। राइट, तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को दिखाना चाहूँगा, जिसमें अगर आप देखें तो ये आपको पाई सर्कल में, जो पाई चार्ट में जो आपको ये ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है, ब्लू कलर का, सॉरी, इस 60.98% जो है ये होल्डिंग प्रमोटर के हाथ में है। आपको चलिए पूरा डेटा बताता हूँ। प्रमोटर के हाथ में 61.00% की होल्डिंग है मार्च 2021 क्वार्टर के अंदर, जिसमें से 83.63% शेयर जो है इन्होंने गिरवी रखे हुए हैं। एफआईआईज़ यहाँ पे देखिए बाहर हो चुके हैं। डीआईआईज़ यहाँ पे 4.7% की हिस्सेदारी के साथ लगातार कई क्वार्टर से बने हुए हैं, लास्ट के 3 क्वार्टर से। पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे 34.3% है लगातार 3 क्वार्टर से। तो गाइज़, यहाँ पे देखिए एक चीज़ तो साफ़ है, एफआईआईज़ यहाँ से माल बेच करके भाग चुके हैं। बचे हुए हैं डीआईआईज़, और डीआईआईज़ में कौन लोग हैं ये बात अगर आप पूछेंगे तो मैं ये भी बताना ज़रूरी समझूंगा। देखिए, डीआईआईज़ में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, जिसमें एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे 2.44% की होल्डिंग रखती है। नंबर ऑफ़ होल्डर्स सिर्फ 1 है और नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर देखें तो एलआईसी के पास है 33.9 यानी 3,39,42,952 शेयर्स। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी इसके अलावा, एलआईसी के अलावा कुछ और इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो कि 4 हैं टोटल, और उनके पास होल्डिंग है 3.25%। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स जो हो सकते हैं वो भी इसके अंदर 1.49% होल्डिंग करते हैं, यानी 8 ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो 1.49% की होल्डिंग करते हैं
हैं अभी भी। तो ये डेटा है गाइस DIIs का, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। तो LIC अपना माल कभी भी किसी भी लेवल पे बेच सकती है, इवन लॉस भी बुक कर सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा उसके पास मार्केट कैप है, बहुत बड़ा फंड है। थोड़ा बहुत वो लॉस बेयर करके निकल भी सकता है, उसकी चिंता मत करिए। आपका नुकसान थोड़ा सा भी होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। LIC से हम कंपेयर अपने आप को नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनका भी यही सेम सिचुएशन है। और बाकी 4 इंश्योरेंस कंपनीज और हैं जो कि 3.25% की होल्डिंग रखती हैं। बाकी पब्लिक शेयर होल्डिंग में आप खुद जान सकते हैं, पब्लिक शेयर होल्डिंग में कितने लोग हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और आप खुद ही देख सकते हैं। आप ये सारा डेटा जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन था मैंने आपको यहाँ पे बताया। चलिए अब मेन टॉपिक की बात करते हैं। तो गाइस, क्या JP इंफ्रा लिमिटेड को डीलिस्ट करा सकता है कोई? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा JP इंफ्रा लिमिटेड को कौन एक्वायर करने के लिए रेस में लगा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। NBCC जो कि एक गवर्नमेंट की कंपनी है, दूसरी कंपनी है जिसका नाम है सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये 2 कंपनियां हैं जो इस कंपनी को पाने के लिए लाइन में दौड़ में लगी हुई हैं, राइट। लेकिन अभी भी आपको बताना चाहूँगा, ये एक्वाइजेशन के बाद क्या होगा इसके बारे में कमेंट्री करना मुझे लगता है कि अभी उतना फेयर नहीं होगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, JP इंफ्रा को लिक्विडेट कराने की बात तो नहीं हो रही है, क्योंकि बैंक्स ने ये बात पहले से ही एश्योर कर रखा है होम बायर्स को और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को, कि इस कंपनी को लिक्विडेट कराने की बजाय इसको फंक्शनल रखना, इसको ऑपरेशनल रखना, इसको चालू रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात बैंक्स ने पहले से ही कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने बोल रखा है। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना। अब सवाल उठता है कि जो एक्वायरर है, यानी JP इंफ्रा को एक्वायर करने वाला, मान लीजिए कि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसको जीत जाती है, उस केस में वो इसको ले लेगी। क्या इसकी इक्विटी वैल्यू को DHFL किस तरह ज़ीरो कर दिया जाएगा, ये सवाल है। तो देखिए, ये बात जो है, अब ये एक बहुत ही बड़ा डर क्रिएट हो गया है लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में। तो इस बात का जवाब अभी मुझे नहीं पता कि क्या करेंगे JP इंफ्रा को लेकर के, NBCC क्या करेगा और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी। लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर आप इसके अंडर होल्डिंग करते हैं, अगर आपका टारगेट पॉइंट आ जाता है, अगर आपका ग्रीन पोर्टफोलियो हो जाता है, तो आपका जो भी लेवल है उस लेवल पे आप जा कर के आप प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट हो सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट तो आ गया है और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, तो ये आप लालच कर रहे हैं। ऐसी गलती मत करिए, ऐसी गलती मत करिए। एक टारगेट सेट करिए, आपका टारगेट मीट हो जाए, आप एग्ज़िट करके बाहर हो जाइए। लालच करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका बाइंग प्राइस काफ़ी ऊपर है और नीचे अभी आपका बाइंग प्राइस बहुत ऊपर है और आप सोच रहे हैं कि इस तरीके का हो सकता है, तो इस केस में देखिए, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। मैं हमेशा से आपको लॉस बुक करने से रोकने की कोशिश करता हूं। इस बात को लेकर के हमें जानकारी नहीं है कि NBCC और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद इसको ज़ीरो करेंगे, इसकी इक्विटी वैल्यू को, या इसको कैरी ऑन करेंगी। और क्या पता ये दोनों कंपनी इसको एक्वायर कर भी पाएँ या ना पाएँ, कर पाएंगी या नहीं पाएंगी, इसकी क्या गारंटी है। क्योंकि अभी आज से नहीं, 2017 से पूरा मामला अभी तक चल रहा है और अभी भी आप देख सकते हैं खींचातानी दोनों में लगी हुई है। और इस बीच में अगर आप अपने आप से लॉस बुक करके एग्ज़िट हो जाएंगे तो बाद में कुछ ऐसा नहीं होता है, उस समय आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, लॉस है, अब तो जितना हो रहा है उतना हो ही रहा है ना, थोड़ा सा झेल लेते हैं, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। नहीं होगा तो एक सीख तो मिल जाएगी ना कि हाँ, मैंने एक गलती करी थी, मुझे उसका पनिशमेंट मिला था, आगे उस तरीके की गलती नहीं करनी है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये है गाइस कंप्लीट सिचुएशन। आपको पैनिक अभी भी नहीं करना है। अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे। NBCC और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या इसको बिड
इसको जीत पाती हैं कि नहीं पाती हैं, क्योंकि जीत भी जाएंगी तो अभी आगे बहुत सारे मसले हैं जहाँ पे इस प्रोसेस को सॉल्व किया जाना है। अप्रूवल पाना होगा, आरबीआई से अप्रूवल पाना होगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूवल देगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जजमेंट इसके ऊपर अप्रूवल देगी। अगर बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है उसके लिए अलग अलग तरीके के पिटिशन साइन करे जाएंगे, कभी एनसीएलएटी में जाया जाएगा तो कभी सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें। तो अभी इतना पहले से मत सोचिए, अभी आपका टारगेट मीट होने दीजिए। अगर आपका टारगेट आसपास भी आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा, मेरा ओपिनियन अच्छा लगा बताने का, तो आप मेरी बात को एंथुजियास्टिक बनाने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर। सी यू नेक्स्ट टाइम।